उस पर एक बार टच करो माइक को, फिर दो तीन बार कहीं इधर उधर टच करो। नहीं हट रहा है, बटन दाबो जो ऑन ऑफ वाला है बस एक बार। चलिए सुनिए बात थोड़ा ध्यान से। लास्ट टॉपिक हम रेडियस ऑफ जायरेशन पढ़े थे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट कर दिए थे एकदम आराम से। चलो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो मैंने आपको दो ही चीज़ अभी पढ़ाया है, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और एक इससे छोटा सा टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन, जो इससे पहले या इसके बाद भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लेमिना या कोई भी हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि ये सिस्टम किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, या हमने किसके अबाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ज़रूरी नहीं है कि इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, कोई और एक्सिस भी दे सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ ये बुक का, तो आप साफ देख रहे हैं इसमें मैं बहुत तरह से एक्सिस लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एकदम सेंटर में पास करा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सिस बना दूँ इसके अबाउट ये रोटेट करे, मैं चाहूँ तो एक ऐसे इसका टेंजेंट बना दूँ ऐसे हो जाए, ऐसे पास करे, ऐसे पंखे की तरह रोटेट करने लगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको किस एक्सिस के अबाउट ये पूछ रहा है। जिस एक्सिस के अबाउट पूछेगा इसका टोटल मास लिया जाएगा सिस्टम का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल मास लिया जाएगा सिस्टम का, और उस मास से जो भी डिस्टेंस होगा आर, वो डिस्टेंस, अगर यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का मास सपोज दैट एम कंसंट्रेट कर रहा है तो इसका डिस्टेंस हमने आर कंसीडर किया, एम आर स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। यही फार्मूला है। अब इसमें हमने आपको बताया था कि ये तो पूरा सिस्टम है, तो इसमें हम एक ही बार हम नहीं देख सकते। तो मैंने M1 M2 M3 ऐसे करके बहुत सारे मासेस देखे थे, इसमें बहुत सारे मासेस हैं। ये R1 R2 R3 चल रहे होंगे। तो M1 M2 M3 अगर मासेस हैं हमारे और सबका डिस्टेंस R1 है, R2 है, किसी का डिस्टेंस R3 है, ऐसे करके बहुत सारे डिस्टेंस है, तो मैं सबका एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। जैसे M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ऐसे करके चलता जाएगा ये कहानी, और सबको जोड़ दूंगा तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का पता चलेगा। और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम एम आर स्क्वायर सिग्मा लगा देंगे, और सिग्मा में यहाँ पे आई और आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दी जाएगी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी और ये चली जाएगी n तक। ठीक है, जितने भी पार्टिकल होंगे सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपको पता है कि सिग्मा टर्म आप यूज करते हैं कैसे फंक्शन के लिए, डिसकॉन्टीन्यूअस के लिए। बट अगर सब डिसकॉन्टीन्यूअस इन द सेंस, मतलब ध्यान से समझना, जैसे मान लो मैंने आपको ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल है नहीं, बट एक मास यहाँ रख दिया, एक मास यहाँ रख दिया, एक मास यहाँ रख दिया, और मैंने पूछ दिया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है, क्योंकि मासेस बस यहाँ यहाँ और यहाँ है। ये बस लाइन हमने बना के रखी है कि इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस ये है, इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस ये है, इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस ये है। अब ये एक्सिस है, इसके अबाउट ये पूरी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसमें आप फॉर्मूला यही लगाएंगे, क्योंकि एक मास M1 हो गया, एक M2 हो गया और एक M3 हो गया। बट अगर ये पूरा सपोज दैट लेमिना होता और एक ट्रायंगुलर लेमिना होता, मास क्या इसके पूरे सरफेस पे फैला होता, जाहिर सी बात है सरफेस पे फैला होता, तो क्या ये कॉन्टीन्यूअस हो जाता? क्या अब M1 M2 M3 काम करेगा? नहीं। अब इसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको बताया गया है कि अब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी एक छोटे से पार्टिकल को और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सर dm, और जितने भी डिस्टेंस पे आप जाके कट कर रहे होंगे उसको क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो डी आई हर एक पार्टिकल का इंटीग्रेट होते होते क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और ये इंटीग्रेट होके जुड़ना ही कहलाएगा ये। अब जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा होगा, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है,
चलो उसके बाद से रेडियस ऑफ जायरेशन में तो सिंपल सी बात थी। रेडियस ऑफ जायरेशन में हमने आपको बताया कि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है किसका, ऑफ डिस्टेंस, ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल के डिस्टेंस का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही पढ़ा है आपने। जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रहा होगा वहाँ से सारे पार्टिकल के आरएमएस वैल्यू का डिस्टेंस, आप आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे उनके डिस्टेंस का, वही आरएमएस वैल्यू क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर। तो मैंने आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताया कि आप जैसे मान लीजिए ये पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में रेडियस ऑफ जायरेशन आपको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मानेंगे। इस पूरे सिस्टम को, जैसे मेरे को बोला कि इस बुक का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोल दिया ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो मैं इस पूरे सिस्टम को क्या मानूंगा, एक पॉइंट। अब पॉइंट मानूंगा तो कहीं मास तो पूरे बॉडी का लेना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर ऑफ मास का एकदम बीचों बीच में लाई करेगा और एकदम यूनिफॉर्म शेप में है, तो मैं कहीं यहाँ पे बीच में यहाँ पे लाई करा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लाई कराया तो क्या यहाँ से इस एक्सिस से जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था क्या एक डिस्टेंस बन जाएगा, उसी डिस्टेंस को हम किस नाम से जानेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हम उस पे पूरे पार्टिकल को यहाँ पे m कंसंट्रेट करा दिए और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था वहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, k हो गया। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू mk², यही बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बट अगर ये पार्टिकल नहीं था, अगर ये एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं था, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम ऐसे लिखते, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, ऐसो ऑन, कहाँ तक जाता है ये, n तक। अभी तो एक जगह कर दिया ना, ऐसे अगर ये पूरा सिस्टम होता तो क्या ऐसे ही तो निकालना पड़ता, फिर सबको जोड़ते तब आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब मैं या तो ऐसे निकाल सकता हूँ, यही इसमें के ही हमारा क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, यही है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, अब रेडियस ऑफ जायरेशन हमारा ये के है, तो मैंने सोचा इस के की वैल्यू को निकालने का एक तरीका और है, मैं सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक फार्मूला ये है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मास m1 m2 m3 दिख रहा है, मैंने मान लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सारे पार्टिकल को m1 m2 न लिख के केवल m r1 स्क्वायर, m r2 स्क्वायर, m r3 स्क्वायर, m r4 स्क्वायर, ऐसो ऑन क्या ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो सर इसमें से कॉमन लिया जा सकता है m, तो बचेगा क्या, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, r4 स्क्वायर, ऐसो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें ही हमने स्मॉल m है, ये ध्यान देना, ये स्मॉल m है, अगर हम इसमें ही n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये पूरा सिस्टम हमारा एवरेज वैल्यू कहलाने लगेगा इन डिस्टेंस का, जो एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस एवरेज वैल्यू को हम देख रहे हैं, तो r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर है, अभी पहले ध्यान से देखो, बट एवरेज में सर स्क्वायर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ i की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, कितना है इसकी वैल्यू, कैपिटल M k स्क्वायर, और m इंटू एन भी क्या बन जाएगा, कैपिटल M। बाकी जो ब्रैकेट में चल रहा है ये तो ऐसे चलता रहेगा, m से m कट जाएगा। अब बताओ k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जो ब्रैकेट में बचा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा है, r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर, r4 स्क्वायर, ऐसो ऑन, अपॉन में कितना है n, स्क्वायर हटा देंगे तो क्या ये रूट में चला जाएगा। ये साफ ऊपर यही डिफिनीसन में आपको लिखा गया है कि आरएमएस वैल्यू है, और किसकी आरएमएस वैल्यू है, तो जो पार्टिकल थे उन पार्टिकल का डिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू है, और कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि r1 इज़ द डिस्टेंस, r1 वही डिस्टेंस है इस पार्टिकल का, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r2 वही डिस्टेंस है m2 पार्टिकल का, कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इन्हीं सारे डिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू आप निकाल देंगे, वही रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ पढ़ी है। अब आप आज आगे देखेंगे, हेडिंग डालिएगा, ये तो आप पढ़ लिए हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज किए हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
इन्हीं दो थ्योरम्स को पढ़ना है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो क्वेश्चंस टाइप में होंगे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। पहला है, दो थ्योरम हमें पढ़ने हैं। पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बस समझना है आपको कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। सपोज दैट हमने आपको तीन एक्सिस बना दिए हैं और ये तीन एक्सिस कुछ यूँ बने, इसमें ये y है, ये x है और इसको z। ठीक है, ये तीन एक्सिस ऐसे बने x y z। यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल हमने कंसीडर्ड किया यहाँ पे। यही पार्टिकल z एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। फिगर समझना 3D फिगर है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक्चुअल में किस प्लेन में है, x और y प्लेन में, और किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो z एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल यहाँ है, तो मैंने देखा क्या इस पार्टिकल का सर z एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। क्या इसका डिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है, r है। ठीक, तो अगर ये ऐसे गया है तो इस पर मैं क्या एक लाइन ऐसे बना सकता हूँ, एक पैरेललोग्राम बना सकता हूँ क्या, बताओ क्या पैरेललोग्राम बन सकता है ऐसे। बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम बात करें ये पार्टिकल P यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल P x एक्सिस में कितना आया है आगे और y एक्सिस में कितना गया आगे। तो y एक्सिस में सर y जाएगा और x एक्सिस में कितना आगे आएगा, तो x आएगा। समझ गए हो। तो क्या ये x है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, x पैरेललोग्राम है। ये y है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। ठीक है, अब बताओ इस पार्टिकल P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सर x, y, क्योंकि x एक्सिस में x आगे आया है और y एक्सिस में y आगे गया है। तो ये हमारा एप्सिका हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया, यही दो चीज़ बनते हैं इसमें। ठीक है, x, y। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम आपसे पूछे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, बस यही ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन करते समय किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, x एक्सिस के अबाउट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल p अबाउट x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट देखना है तो सर x एक्सिस ये है और p पार्टिकल ये है। तो क्या यहाँ से पार्टिकल अब ऐसे रोटेट करेगी x एक्सिस के अबाउट, हमने पूछ दिया। तो सर x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, y। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा सर, i x कितना आएगा, m y स्क्वायर। यही तो होगा, सिंपल सी बात, mr स्क्वायर होता है तो x एक्सिस के अबाउट my स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, अब तो निकाल लोगे। तो y एक्सिस के अबाउट सर आ रहे हैं, तो y एक्सिस अब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो क्या डिस्टेंस अब x हो जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा mx स्क्वायर, क्या यही होगा। ठीक है, अब बताओ हमारे पास अगर मेरे से कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, तो z एक्सिस ही तो मैंने स्टार्टिंग से ही पूछा था आपसे। मैंने तो आपको बोला था ना पार्टिकल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, z एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में। तो मुझे निकालना z ही एक्सिस है, बट मैं दोनों एक क्यों निकाल रहा हूँ अभी समझ में आएगा। अब सर z एक्सिस का निकालूंगा तो क्या मैं आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखूंगा। ध्यान देना, z नहीं, क्या ये डिस्टेंस यहाँ से z एक्सिस से है ना, तो इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, r पे। और सर r क्या होगा, r क्या होगा, क्या r हम निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है क्या। अरे भाई, अगर ये रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है, रेक्टेंगल ही होगा, ऐसे ही आपको तिरछा ही दिख रहा है एक्चुअल में, बट ये 3D फिगर है, निकला तो बाहर ही होगा ना। तो क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो क्या ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है आर स्क्वायर की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी क्या।
तो क्या मैं यहाँ पे आई जेड जब लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, m और आर स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर m अंदर भेज दें तो क्या ये एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। और क्या एम एक्स स्क्वायर क्या है, और एम वाई स्क्वायर है, और एम एक्स स्क्वायर कितना है, आई वाई। क्या दोनों की वैल्यू है यहाँ पे, मतलब आई जेड अगर निकालना है तो सिंपल क्या, आई वाई प्लस आई एक्स निकाल के जोड़ दिया जाए तो क्या ये हमारा आई जेड आ जाएगा। मतलब ये बताता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और बस यहीं से इसका स्टेटमेंट सुनना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर किसी पार्टिकल का या किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है जिस भी एक्सिस के अबाउट, अगर उसके दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, जो दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हो और जहाँ पे वो मीट कर रहे हो उन्हीं के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस निकला हो, तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होता है। फिर से समझो एक बात, अब जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक रिंग है, ये बस ऐसे समझना, अभी रिंग का निकालेंगे। एक रिंग है ये, और मैंने आपसे पूछा रिंग में दो एक्सिस दे दिया आपको, एक एक्सिस ये एक्स है, एक एक्सिस से y है, ठीक है। और तुम्हें बस पता है किसका पता है, तुम्हें पता है इस z एक्सिस के अबाउट, ये z एक्सिस है। तीन एक्सिस दे दिया, देखो ध्यान से, ये रिंग है, रिंग में एक एक्सिस x हो गई, एक हो गई क्या y, और एक हो गई z। मान लो मैंने तुम्हें आई जेड की वैल्यू दे दी है, बोलिए आई जेड की वैल्यू है एम आर स्क्वायर। बस ऐसे अभी समझो, आई जेड की वैल्यू है एम आर स्क्वायर। मैंने पूछा बताइए एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहा होगा, तो आप इसी थ्योरम पे जाओगे, क्योंकि ये थ्योरम कहता है कि जब भी तीन एक्सिस परपेंडिकुलर हो और किसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालना है तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट किसके अबाउट, जहाँ पे दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो। ध्यान से देखो, क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, और तीसरा यहीं से परपेंडिकुलर निकला हुआ था। इसमें भी देखो सर, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इस पे ही परपेंडिकुलर निकला है। तो सर आई जेड एम आर स्क्वायर दिया है, तो एक बात बताइए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों अगर ध्यान से देखें तो ये मिटा देता हूँ मैं बाहर की चीज़ें। बताइए थोड़ा क्या ध्यान से, क्या ये डायमीटर ही कहलाएगा, क्या ये भी क्या कहलाएगा, डायमीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स एक्सिस को आई डी लिख सकता हूँ और वाई एक्सिस को भी क्या लिख सकता हूँ, आई डी, और इन्हीं दोनों का सम किसके इक्वल होगा, आई जेड। समझ रहे हो इतनी बात। अब बताओ आई डी कितना हो जाएगा, 2id इज इक्वल टू आई जेड की वैल्यू कितनी गिवन है, एम आर स्क्वायर। तो आई डी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, और आई डी या तो आई एक्स कहलाएगा या तो आई वाई कहलाएगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो बस तुम्हें किसी एक एक्सिस के अबाउट पता होगा और तुम इन्हीं थ्योरम का यूज़ करके तुम किसी अनदर एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो इजीली। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। चलिए थोड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बस आपको बता दे रहे हैं डिफिनीशन से, आपको बस स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट आपको बस याद होना चाहिए कि क्या कह रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में पहले समझिए, सपोज दैट हमारे पास कोई लेमिना है, कोई भी लेमिना हमने ले लिया। एक बात बताओ, इसके हमने आपको कोई भी एक एक्सिस दे दिया, जहां मन करे मैं दे सकता हूं, मेरा मन, बस ध्यान देना है कि मैं जहां दे रहा हूं, नाम है इसका पैरेलल, मैं जहां दे रहा हूं बस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस उससे पैरेलल जानी चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ये एक्सिस दे दिया, इस एक्सिस के अबाउट मैंने निकालने के लिए दे दिए, मैंने बोला फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा,
कि सर ये लेमिना है, आपने यहाँ पे कोई एक्सिस दी है, ऐसे पास कर रहा है, थोड़ा साइड में बीच में है, ज़्यादा एकदम बीच में नहीं है, यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, ये हटाते हैं, यहाँ पे है कहीं, ठीक है, यहाँ दिखेगा साइड में है कहीं, ना एकदम बीच में है ना इधर, आपको दिख रहा है कि ये यहाँ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सर हम क्या करेंगे, एक एक्सिस और ले जाएंगे, एकदम सेंटर ऑफ मास से पास करेगा वो। ये तो बहुत आसान होगा, किसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो सेंटर ऑफ मास से निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जैसे मान लो मैंने रेक्टेंगल दिया है, तो क्या से यहाँ वाला डिस्टेंस तुम्हें नहीं पता होगा कि सर ये कहाँ रखे हैं आप, मतलब इधर कितना आए हैं, इधर कितना गए, ये नहीं पता है। मगर मैं बीच में दे दूं तो अगर ये लेंथ L है तो क्या L/2 पे गए होंगे, अगर ये ब्रेथ है B तो कहाँ गए होंगे, B/2 पे गए होंगे, ये पता चल जाएगा, तब आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं एक ऐसा एक्सिस लूंगा जो कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ मास से। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो बहुत आसान होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब बताओ क्या इन दोनों एक्सिस के बीच का अगर डिस्टेंस हम पता कर ले किसी भी तरीके से, अब वो क्वेश्चन में देखेंगे कैसे पता करते हैं, बट अगर मैं इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस पता कर लें, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज D, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट पूछा था I, वो कितना आएगा, तो आएगा I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ये कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक एग्जाम्पल से बताते हैं, इसको भी ध्यान से समझो। अभी रिंग लिया था हमने, ये रिंग था, ठीक है, रिंग था, रिंग के सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुमने पता कर लिया है, बस ध्यान से देखना, अभी रिंग के सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पता किया था, हमने लिखा था, आपने अभी पता नहीं किया है बट मैं लिख दे रहा हूँ, यही तो लिखा था यहाँ पे IZ, यही Z वाली एक्सिस थी, बाकी कौन सी एक्सिस थी, X थी, और ये कौन सी थी, Y। तो ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, mr स्क्वायर, ये होती है। अभी कैसे होती है ये अभी बताते हैं आगे, बट एक एग्जाम्पल से आपको इसको दिमाग में भरना चाहते हैं कि आप समझिए क्या है। तो एक बात बताइए, किसी बंदे ने पूछ दिया कि सर आप एक टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए और वो टेंजेंट इसके पैरेलल जाना चाहिए, ये क्या टेंजेंट कहलाएगा, ये समझे हो क्या है, रिंग, कड़ा नहीं है, एक कड़ा लेते हैं और इस कड़े के एकदम सेंटर से एक पास कर रहा है, जिसके अबाउट मुझे पता है कितना है, mr स्क्वायर, और मैंने आपसे कौन सा पूछा, टेंजेंट दो हो सकते हैं, ध्यान देना, एक टेंजेंट तो होगा उसी के प्लेन में चलेगा, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, रिंग के प्लेन में चलेगा, और एक होगा जो इसके पैरेलल चलेगा। तो मैं कौन सा टेंजेंट लिया हूँ, जो रिंग के सेंटर ऑफ मास से पैरेलल चल रहा है, इस वाले। तो इस वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो क्या यही I कहलाएगा क्या, तो I की वैल्यू क्या होगी सर, ICM प्लस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, रेडियस कहलाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, और सर ICM कितना है, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना आ गया, 2mr स्क्वायर, मिल गया क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा थ्योरम लगाया आपने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है इतनी बात। तो आपको कोई भी एक्सिस देगा, आप इजीली इन्हीं दोनों एक्सिस के थ्योरम से हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे। बस आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट याद रखना है, बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जितने भी शेप हैं अभी सबका एक चार्ट बनाएंगे, सबको याद करेंगे, बट पहले एक दो निकाल के सीखेंगे जो बेसिक है, जैसे रॉड हो गया, लेमिना हो गई, कोई रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, या रिंग हो गया, डिस्क हो गया, इनका तुम्हें सीखना पड़ेगा। बाकी अब मान लो स्पेयर है, आपका सिलेंडर है, एनुलर डिस्क है, इन सब चीज़ों का आप याद कर लोगे तो भी बेहतर है। फिर भी ठीक है, जितना हो सकता है उतना मैं आपको बताता हूँ। बस अभी फ़िलहाल में इन दोनों थ्योरम को नोट करिए, एक ये है एक ये है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था I, और ICM हमें नोन होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ये नोन होना चाहिए और ये अननोन है, अननोन इन द सेंस इसी को फाइंड आउट करना है। हटा दे भाई ये।
चलिए अब इन्हीं थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप पहले बेसिक चीज़ें देख लीजिए, एक ही बार चार्ट बनाते हैं, फटाक से चार्ट को दिमाग में रखिएगा, तब क्वेश्चन करेंगे। मेन मुद्दा है हमारा वही चार्ट याद रखना, ठीक है। मैं बस आपको 2-3 बता रहा हूँ कि आप अप्रोच कैसे लगा सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सेव दिया है, जो पढ़ाया है, वही सेव आए पेपर में। अब ठीक है, नीट में रिपीटेड शेप सेम, ठीक है। जैसे आपको रिंग दे दिया, क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर लेमिना दे दिया, डिस्क दे दिया, सिलेंडर दे दिया, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, स्पेयर, हॉलो स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, आपको यही सब देगा। बट अगर आप जेई के पोर्शन में जाएंगे तो आपको ज़रूरी नहीं है, आपको हो सकता है ऐसे एक डिस्क दे और डिस्क में से इतना पार्ट काट के निकाल दें, बोले फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तभी निकल पाएगा। या बोल दे फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस शेप, ठीक है, तो भी उसका भी कॉन्सेप्ट लिखते हैं, समझते हैं वो सब कैसे होगा। पहले भी बेसिक शेप को समझो। सबसे पहला है थिन रॉड, थिन रॉड जिसका लेंथ L दिया है और टोटल मास M दिया है, ये गिवन है, ठीक है। एक ऐसा रॉड थिन रॉड है, थिन रॉड का मतलब ओनली लीनियर होगा ना, इसमें अगर x ले रहे हो तो बस x होगा, y ले रहे हो तो ओनली y होगा। थिन रॉड का मतलब है कि लीनियर होगा, ऐसा मत समझना जैसे तुम इसको मत समझो ये थिन रॉड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये मोटा है, तो इसके अंदर इसकी ऊंचाई भी तो है, मतलब इसका रेडियस भी तो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। थिन मतलब इतना पतला होना चाहिए कि उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो साइड वाला एरिया है ना, ये तुम्हें नहीं दिखाई दे। जैसे वायर, पतला सा वायर बहुत छोटा होगा, उसमें क्या ऊंचाई तुम लोगे, एकदम मिलीमीटर, क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर में वो चलेगा। तो हम एक बना तो मोटा सा रहे हैं, बट बस समझ जाना कि ये सिलेंडर नहीं है, ये सर एक रॉड है, ठीक है, पतला सा रॉड है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकालना आसान होता है? सेंटर ऑफ मास, जबकि इसका लेंथ कितना गिवन है? L, तो मैं एकदम बीच में ही कहीं होगा। अरे सेंटर ऑफ मास तो क्या एकदम बीच में होगा? इसी के अबाउट निकालना है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे से। तो सर कैसे निकालेंगे भाई? इसका मास है m, ठीक है। अब देखो बस ध्यान से सुनो, ये कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सर इस एक्सिस के अबाउट क्या एक छोटा सा मास कट कर लेंगे? सर ये छोटा सा मास जो कट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी? dm। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जाके कट करेंगे? x, क्योंकि l लेंथ है ना, इसी x को वेरी कराएंगे अभी आगे। अच्छा, ये जो छोटा सा आपने सर मास कट किया है, इस छोटे से मास का भी तो कुछ ऐसे विड्थ है, तो कितना मान लें? dx। अरे इसकी भी तो कुछ चौड़ाई है, इससे लेंथ है, तो लेंथ कितना है इसका? dx। अब बताइए इस dm वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या di होगा क्या? और di की वैल्यू कितनी होगी? तो सर छोटा सा मास dm इनटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर, x नहीं, dx नहीं भाई, फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो m हो गया मास इसका, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? x, तो कितना हो गया? x स्क्वायर। क्लियर है? बन गया। अब एक का निकला है, ऐसे आप कितने इसमें मास काटेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे, तब ना सबको जोड़ेंगे तो टोटल मास आएगा। अब मुद्दा ये है कि सर अगर हम इसके इधर केवल काटेंगे तो जितना इधर का आएगा क्या उतना इधर का भी आएगा? तो एक का निकाल ले इतने का आधे रॉड का, और उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आधा और आधा मिलके पूरा हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दे, या तो ये कर लो, या थोड़ा ध्यान से देखो, अगर तुम इधर चल रहे हो तो क्या प्लस L में चल रहे हो, और इधर चल रहे हो तो क्या माइनस L में चल रहे हो, मतलब इधर का ये लेंथ कितना होगा और इधर का लेंथ कितना होगा? तो सर सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, इसी इंटीग्रेशन को -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। -L/2 से +L, अरे यहाँ बीच में 0 होगा, तो 0 से यहाँ L/2 होगा, और 0 से यहाँ क्या होगा? -L/2। तो ये सिरा -L/2 हो गया और ये सिरा +L/2 हो गया, तो यहीं से यहीं तक चल रहा है ना, तो -L/2 से कहाँ तक चल जाएंगे? +L/2।
या तो ये कर लो या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आधे का निकाल लो। बस उस समय लिमिट क्या रखोगे, जब आधे का निकालोगे तो लिमिट क्या रखोगे, 0 से चलोगे ओनली L/2 तक, और बस उसका जो आंसर आएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा भाई, आई। डी एम सर कांस्टेंट नहीं है, ध्यान से देखिए ना, एक्स कांस्टेंट है ना, डी एम, पहले डी एम को हटाइए क्योंकि डी एम एक्स के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सर इंटीग्रेट नहीं होगा। तो क्या लेंथ पे मास फैला है तो लेमडे के पास जाएंगे। लेमडा क्या होता है, बोलो भाई, मास पर यूनिट लेंथ। देन लेमडा इज इक्वल टू, अगर हम बात करें छोटे से मास के लिए तो क्या लिख सकते हैं, डी एम, और इसका छोटा सा लेंथ कितना है, डी एक्स। तो सर डी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू डी एक्स। क्या ये डी एम की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो सर डी एम की वैल्यू कितनी मिल गई है, लेमडा इंटू डी एक्स। इंटू में कितना चल रहा है, एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में -L/2 से लेके कहाँ तक चल रहा है, +L/2। लेमडा कहाँ आ जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, x³/3 हो जाएगा क्या। देन लेमडा बाहर है और x³/3 लिमिट में -L/2 से लेके +L/2। एक बार अपर लिमिट पुट करिए, चलिए +L/2, तो क्या L³ अपॉन 2 का क्यू कितना होगा, ये ध्यान से देखना, पहले कहीं पे रफ में कर लो, L/2 और इसका क्या क्यूब करोगे ना, क्योंकि L/2 प्लस में होगा, तो 2 का क्यू कितना होगा, अरे भाई 6 होता है, तो 8 होगा ना। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, अरे 8 होगा और 3 नीचे है, या तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आप लिख लो 8, अगर नहीं समझ में आ रहा है, 3 को चाहे तो कहाँ निकाल लो, बाहर, λ/3। अब समझ में आया, आसान हो जाएगा शायद यहाँ से आपके लिए। अब x की जगह पे L/2, तो क्या L³/8 हो गया, और देखो ध्यान से, फिर अपर लिमिट हो गया, अब लोअर लिमिट में पुट करेंगे तो ऊपर पावर में ऑड नंबर है और माइनस का पावर करेंगे तो माइनस ही आंसर आएगा, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या L³/8 ये भी हो जाएगा, समझ गए इतनी बात। अब यहाँ पे हो गया कितना, λ/3, L³ कितना हो जाएगा, 2L³ अपॉन में 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, लेमडा की वैल्यू एक्चुअल में पूरे रॉड के लिए कितनी आई थी, m/l, तो m/l, ठीक है, अपॉन में कितना है 3, और ब्रैकेट में क्या बचा है, L³/4, तो L से एक L चला गया, कितना आ गया, ml²/12 आया क्या। रॉड के लिए कितना है आंसर, ml²/12। किस एक्सिस के अबाउट है ये, सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास कंसीडर, ठीक है। अब मान लो हम एक्सिस यहाँ से चेंज करें तो क्या कर सकते हैं चेंज, ये रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास ये था, यहाँ से निकाला था। अगर मैं एक्सिस चेंज करूँगा तो ऐसे थोड़े कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत पतला रॉड है, तो इसे चिपक के एक्सिस जाएगी तो क्या, वो तो एक्सिस पे ही आ जाएगा, तो ख़त्म हो गया कहानी। तो बस एक ही तो ऑप्शन है, इंड से निकाल सकता हूँ सर, बीच से हटा के मैं कहाँ लगा दूँ, इंड पे लगा दूँ। और थोड़ा ध्यान से देखो, अब समझ में आ जाएगा कौन सा थ्योरम लगेगा। क्या सेंटर से पास होने वाली एक्सिस क्या ऐसे चल रही है, और इंड से भी ऐसे चलेगी, तो क्या ये पैरेलल हो गए क्या, तो जाहिर सी बात है क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस का सेंटर ऑफ मास ICM प्लस यहाँ सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा L है, तो क्या L/2 होगा, तो क्या md², यही d है क्या, तो स्क्वायर कर देंगे, बस खत्म, निकल जाएगा। मतलब अगर मुझे, सुनिए बस ध्यान से, अगर मेरे से कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी रॉड का ही, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई मैं ये ले लेता हूँ, मैंने आपसे बोला कि इसके अबाउट निकालिए, तो आप क्या करेंगे सर, ये इसके अबाउट निकालना है I, तो सर हम एक काम करते हैं ना, हम करते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट, तो हमें पता है ना
कितना होता है ICM, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, टोटल लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो सर फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है ICM प्लस MD² होता है क्या, MD²। तो सर ICM तो निकाल लिया हूँ मैं, ML² कितना है 12, और MD² मतलब सर L/4, क्योंकि L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L²/4। LCM लेंगे तो सर 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ML² प्लस ये कितना हो जाएगा 3ML², और ML² सर ये ML² है, ML² प्लस 3ML² हो जाएगा 4ML² अपॉन 12, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ML²/3। मतलब रॉड के किसी एंड से निकालना है तो ML²/3, सेंटर ऑफ मास से निकालना है तो ML²/12। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं रेडियस ऑफ जायरेशन इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। यहीं पे रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि चार्ट बनाएंगे तो उसमें मैं तीसरा कॉलम उसी का रखूंगा, रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो रेडियस ऑफ जायरेशन सर इसका कितना होगा, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन सर होता है mk², होता है क्या, अरे मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन बस k होता है सर, बट इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या लिखेंगे mk², और इसके अबाउट निकालना था जो इस एक्सिस के अबाउट तो कितना आया ML²/3। तो इसका मतलब सर एक फॉर्मूला आया है ML²/3 और एक आया है mk², तो k ही तो निकालना है, तो दोनों के LHS इक्वल हैं तो क्या RHS इक्वल कर देंगे, तो mk² = ML²/3, m से m कट गया, देन k² हटाएंगे तो कितना हो जाएगा L/√3, मिल गया रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ गए हो, इसका कितना आएगा, तो सर ML²/3 है, ध्यान से देखिएगा ये क्या निकाला है आपने, रेडियस ऑफ जायस, बस ऐसे GYS लिख देता हूँ। इसमें बताइए रेडियस ऑफ जायस कितना होगा, बताइए, क्या ML²/12 को mk² से इक्वल करोगे, m से m कट गया तो सर k² करेंगे तो कितना हो जाएगा L/√12। √12 को चाहे तो तोड़ के लिख दो, √12 को तोड़ के लिख दो, तोड़ के लिखोगे तो 2√3 होगा, यही तो होगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो रेडियस ऑफ L के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमें बस L ही पता था और M ही पता है, तो M के रिस्पेक्ट में और L के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया और L के रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ जायस आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, हम चलते हैं आगे। अब बताइए, आप लेमिना को देते हैं, थोड़ा लेमिना का बताइए। इन सब को लिखते रहिएगा, नहीं कुछ डेरिवेशन तो आप ये फॉर्मूला बस लास्ट का लिखते रहिएगा, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो याद तो अभी कुछ नहीं रहेगा, जब तक 10 बार करोगे नहीं या पढ़ोगे नहीं 2-4 बार, तब तक ये लास्ट का आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। मेन हमें फॉर्मूले से मतलब है। हो गया। बस एक दूसरा ले लो, रेक्टेंगुलर लेमिना। जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड मास, ये 3 चीज़ गिवन है, LBM, रेक्टेंगुलर लेमिना है।
ध्यान देना, लेमिना है, लेमिना इन द सेंस मास भरा है ना ऐसे, सीट भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर सीट। हमें एक्सिस दे रखा है ये, पहले इसके अबाउट अब निकाल के बताएंगे कितना होगा। ये सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, मगर ध्यान देना सेंटर ऑफ मास से दो तरह से पास हो सकता है सर। ये है रेक्टेंगुलर लेमिना, और एक तो ऐसे ही जाएगा इसी के प्लेन में, ठीक है, और एक होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या ये भी हो सकता है? तो हमने ये वाला फिगर दे रखा है, ये दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो, ये वाला। अच्छा ठीक है, निकालो आप, इसका कोशिश करो एक बार निकल जाए तो। एक और दे रहा हूँ मैं सर, एक ये भी एक्सिस ले लीजिए, यही रेक्टेंगुलर लेमिना है और इस बार एक्सिस ये है सर। ये लेंथ L है, ये टोटल लेंथ L है, और ये टोटल लेंथ क्या है, B है। लेंथ ब्रेथ दिया है, दो एक्सिस हो गया, और तीसरा भी दे देता हूँ। चलो हाँ, चलो दो निकालो, तीसरा अपने आप लिख दोगे। वो जो बताएं बीच वाला सेंटर ऑफ मास से, वो तीसरा कहलाएगा, उसका भी निकाल लेंगे। बोलो हो गया, हटाएं? क्या होगा इसका पहले का, देखो बस याद रखना है अगर, तो मैं याद रखूँगा कैसे सर, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, पहले तो देखेंगे ये लेंथ को काट रहा है कि ब्रेथ को काट रहा है। तो ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि ये एक्सिस जो रोटेट जिस एक्सिस के अबाउट कर रहा है वो लेंथ को काट रहा है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा, जो रॉड का आया है ना, ml आपने अभी पढ़ा है ना रॉड का, तो बस उसमें चेंज बस आपको L और B में ही करना होगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट करना है तो B के हिसाब से चलेगा, इस एक्सिस के अबाउट करेगा तो बस L आएगा, B नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब क्या आएगा भी L और B में, तो निकालने के लिए अब तुम सोच के देखो क्या करोगे, बस ऐसे समझो, मैं बताता हूँ। पता है मेरे दिमाग में आएगा कि सर मुझे इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखना है ना, तो मैं एक छोटा सा स्ट्रिप कट करूँगा अब, क्योंकि अब ये लेंथ नहीं है, अब ये पूरा एरिया पे फैला हुआ है। तो क्या मैं एक ऐसे छोटा सा स्ट्रिप कट कर लूँगा? सर ये जो छोटा सा स्ट्रिप कट करूँगा ये कितने डिस्टेंस पे जाके कट करूँगा? तो सर x डिस्टेंस पे। सर इसकी भी तो कोई विड्थ होगी पतली सी, कितनी होगी? dx। और सर लेंथ तो इसकी पता ही है कितनी रहेगी, b। अरे लेंथ ये वाला, ये तो पता है ना b ही रहेगा, मगर बस ये पतला छोटा सा ये कितना रहेगा, dx। कितने डिस्टेंस पे कट किए हो और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? -L/2 से लेके +L/2 तक, यही तो करोगे भाई, बस खत्म। di सर इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे? dm। अरे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसका मास dm होगा, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, x, तो क्या x² हो जाएगा, और di का इंटीग्रेशन कर देंगे। बट dm सर हटाना पड़ेगा। सर dm हटाने के लिए अब एरिया पे मास फैला है, क्या सिग्मा के पास जाएंगे? सिग्मा क्या होता है सर? सिग्मा होता है टोटल मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। बट इस छोटे से मास के लिए जो तुमने पतला सा स्ट्रिप कट किया है, उसके लिए सिग्मा कितना होगा सर? dm/da, छोटा सा एरिया da। बट सर da है क्या? तो देखो ध्यान से, ये भी सर एक रेक्टेंगल ही तो है, अरे पतला सा रेक्टेंगल ही तो है। इस रेक्टेंगल का देखो क्या लेंथ है, dx, और ब्रेथ कितना है, b। तो क्या लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं हो जाएगा?
तो डी एक्स इंटू में क्या लिखा जाएगा, बी लिख देंगे, डी एक्स इंटू में बी, समझ रहे हो, या बी डी एक्स लिख दो थोड़ा सही रहे, बी डी एक्स। क्लियर है इतनी बात। तो सर यहाँ से मिल गया सिग्मा। अब उठा के हम सिग्मा ये डी एम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बी डी एक्स आएगा क्या, ये वैल्यू उठा के पुट करिए, देन डी आई इंटीग्रेट हो गए तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -L/2 से लेके, एक सेकेंड, -L/2 से लेके +L/2, और डी एम की जगह पे कितना रखा है आपने, सिग्मा बी डी एक्स इंटू में क्या है, x²। क्लियर है भाई। सिग्मा कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, क्या बी चेंज होगा क्या, स्ट्रिप कहीं भी कट कर लो, क्या बी चेंज होगा क्या, नहीं, तो बी और सिग्मा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, सिग्मा भी बाहर आ गए। सर x इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा, x³/3, यही होगा क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यही होगा। 3 को भी बाहर निकाल लो क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो गए थे। चलो सिग्मा की वैल्यू बताइए कितनी है पूरे लेमिना के लिए, m/L b है क्या, अपॉन में ऊपर देखो b और नीचे क्या बचा है 3, अपर लिमिट पुट करेंगे तो L³ और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो भी क्या ये हो जाएगा L³ 4, डायरेक्ट लिख दिया, और बाहर क्या चल रहा है, b से b कट गया ना, तो कितना बचा, m/3L बचा क्या, अब ये क्या L से एक L कट गया, 2 बच गया, बचा ऊपर mL² है और नीचे बचा है 12, क्या यही रॉड का आया था mL²/12। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकाले हैं, मतलब ये वाला, अगर हम बीच में एक्सिस ऐसे ले लें, मतलब दिस, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mB²/12। L की जगह कौन ले लेगा, B। अरे भाई अब कौन सी एक्सिस को काटेगा ये, B को। जब L को काट रहा था तो -L/2 से +L/2 चल रहे थे, जब ऐसे काटोगे तो जाहिर सी बात है क्या B कटेगा, -B/2 से +B/2 तक जाओगे, समझ रहे हो। तो उस केस में फॉर्मूला कितना आएगा, mB²/12। क्लियर है, बस ये। अब रेडियस ऑफ जायरेशन तो सेम वही रहेगा, रेडियस ऑफ जायरेशन तो निकाल सकते हो। सर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा बोलिएगा, b/2√3, और इसका सर रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा, L/2√3, रेडियस ऑफ जायरेशन हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, अच्छा बताइए, अगर मैं थोड़ा सा एक्सिस चेंज कर दूं तो आप कंफ्यूज तो अब नहीं होंगे, नहीं अब सर निकाल लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए भाई। ये लेंथ है L, ये ब्रेथ है, मैंने बोल दिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो। चलो एक पंखा बना दिया, बेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फटाक से बताओ। अब निकालना नहीं है आपको, आपको तो अब सब पता चल गया है। बहुत आसान है भाई मेरे, इतना सोच रहे हो जैसे लग रहा है। अरे सर इस एक्सिस के अबाउट अभी आपने निकाला था, कितना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, L/, तो क्या L²/4 हो जाएगा, फॉर्मूला mD² लगेगा ना, D की जगह पे L²/4 हो जाएगा। तो सर ये तो रॉड वाला ही कहानी चल रहा है, मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा, mL²/3 हो गया। अगर मैं ये एक्सिस दे देता हूँ, अगर मान लो ये एक्सिस दे देता हूँ, तो क्या ये तो निकाल रखा है ना आपने, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या b/2 ले लोगे, और ये निकालना है आपको I। तो सर I निकालना है तो ICM तो पता है ना मुझे, क्योंकि ये लेंथ कितना हमें दे रखा है B, तो ICM की वैल्यू कितनी होगी,
mb²/12, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है सर यहाँ पे b/2, यही तो d होगा। तो लगा दीजिए फॉर्मूला ICM प्लस md² वाला, ICM हो जाएगा mb²/12 और ये कितना हो जाएगा mb²/4, मतलब सर हो गया कितना mb²/3। हो गया क्लियर। अच्छा एक्सिस बदल दिया जाए, वही रेक्टेंगल है, बताइए समझ गए होगे ये कौन सी एक्सिस है। सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, मगर अब ऐसे नहीं पास कर रही है, उसके प्लेन में नहीं पास कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उसके सेंटर को, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके प्लेन से बाहर निकल रही है। अब मैंने ऐसे दे दिया, बोला फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। पहले फटाक से इसको नोट करते चलो जल्दी जल्दी, जिनको नोट करना है, नहीं तो मैं इधर से मिटाते भी चलूँगा, फिर 2 दिन बाद ऐसे फिर सोचोगे क्या पढ़े थे। हो गया। जल्दी बताओ, उस एक्सिस वाला आंसर हमें चाहिए, जैसे भी बताना है बताइए। हाँ कितना आ रहा है, ml² प्लस mb², क्या ला रहे हो। यही मैं कह रहा था, कॉन्सेप्ट समझने, आपको समझाने के लिए ही मैंने आपको इसीलिए अभी आराम से ले चला हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट चार्ट बनाता। मैंने आपको एक सिंपल सा एक्सिस दिया है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको थ्योरम ही लगाना है, बट थ्योरम अप्लाई तो कैसे करोगे भाई मेरे, समझो। देखो आओ मैं बताता हूँ, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। फिगर में ऐसे नहीं बना सकता कि आपको समझ में आए कि ये फिगर एक्चुअल में ऐसे रखा है, ये प्लेट ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है सर। अगर ऐसे है तो इससे सेंटर ऑफ मास से निकल रहा होगा क्या, इसी के अबाउट आपने पूछा है ना, समझ गए हो इतनी बात मेरे भाई, समझ गए हो। छोड़ो समझाता हूँ इससे, बस ध्यान से देखो। सेंटर ऑफ मास से निकलने वाला तो ठीक है, ऐसे सर बाहर निकल जाएगा। अब एक बात बताओ, तुमने किस एक्सिस के अबाउट निकाला है, क्या ये निकाला है ml²/12, और ये कितना है, बस हो गया सर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और उसके बीच से निकलने वाला ये z एक्सिस। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और बीच से जो निकल रहा है वो क्या हो गया z। तो क्या आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा क्या सर। आई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, अगर x ये लिए हो तो क्या ml²/12 होगा, और y कौन सा ये वाला लिए हो तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग चलेगा, तो क्या mb²/12 होगा। तो सर क्या कॉमन ले ले, m/12, तो क्या बच जाएगा l² प्लस b²। कितना आसान था, चलो आसान था तो एक और बताओ इसी में, और देखो
इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। अब हमको बताओ पहले निकाल के, तब ऐसे नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। समझना भाई, मेरे फिगर में मैं ऐसे बना नहीं पा रहा हूँ फिगर हो, क्योंकि ये 3D फिगर में है। आपकी तरह ये एक्सिस निकल रही थी ना आपके तरफ, बाहर की तरफ ऐसे, ये बाहर निकल रही है, और उसी की तरफ एक और बाहर निकल रही है ये। बट इसके अबाउट तो तुम्हें पता चल गया है, मुझे आई इसके अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर। अब बस यही है, ये सब क्वेश्चन है आपके, उठा के बुक देखिएगा, फटाक फटाक निकलेगा आपको। अभी बस एक ही फिगर में उलझे हैं, अभी ऐसे तमाम फिगर मिलेंगे, स्पेयर पढ़ लेंगे तो मिलेंगे। हो गया, आ गया। M/6, हाँ बोलो कितना आया? ठीक है, सुनो, मैच करो अब, देखो जो भी हो। ये एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही थी, उसी के पैरेलल क्या यहाँ से भी चल रही है? पैरेलल जाने वाली एक्सिस है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब बुक में देखोगे तो आपको लिखा होगा टू द प्लेन, इन द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी बताओ कौन सी एक्सिस है ये? क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन है क्या? एंड पासिंग थ्रू द वन एंड है क्या? हाँ सर, प्लेन के देखिए, ये प्लेन है, ये प्लेन में ऐसे रखा है, कौन से प्लेन में है ये? क्या ये इस प्लेन में रखा गया है? और इस प्लेन से एक एक्सिस पास करनी चाहिए परपेंडिकुलर, बट उसने बोला है किस एंड से? वन एंड से। तो वन एंड मतलब यही होगा ना, एक एंड से। अरे एंड या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, यही तो हो सकता है। तो अब तुम्हारा दिमाग कहीं बना लो, मगर हमने बोला पासिंग वन एंड, कौन सा चीज़ है ये? ब्रेथ, ग्रेजिंग द ब्रेथ, ब्रेथ को ग्रेज करते हुए, जो इसकी विड्थ है उसकी विड्थ से ग्रेज करते हुए जा रही है, सरकते हुए जो आगे की तरफ जा रही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना। तो सर इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, तो देखिए दो पैरेलल एक्सिस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? बस खत्म सर, ये अभी निकाला है हमने, ये वाला कितना आया है? ML² प्लस B² अपॉन में 12 प्लस M, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या L²/4 होगा? LCM कितना होगा? 12। LCM लेके सॉल्व करो। ML² प्लस MB² प्लस 3ML², यही होगा ना? क्या देखो, 3ML² और ML², 4ML² हो जाएगा। देन 4ML² प्लस MB² अपॉन में 12, क्या कॉमन लिया जा सकता है? M, और नीचे 12 है ही है, तो क्या बच जाएगा? 4L² प्लस B²। मिल गया सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे हो? अभी मैं यही एक्सिस ऐसे वाला में कर दूं तो क्या L की जगह जो 4 जो हुआ है, क्या 4B हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, बाकी सब कहानी वही रहनी है। ठीक है, चलिए भाई, अभी तो आप इसी पे थे, रिंग पे ले चलते हैं आपको। सबका रेडियस ऑफ जायरेशन भी आप निकालते चलिएगा अपने दिमाग में। सर इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे तो k² मतलब ये कट जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा और यहाँ भी रूट लग जाएगा, बस खत्म। पूरे को रूट में डाल देना है, क्योंकि k = √4L² प्लस B² अपॉन 12 आएगा। 12 को 2√3 लिख सकते हो, वो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बताइए भाई, आइए रिंग में आते हैं। रिंग तीसरा फिगर है, रॉड हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, तीसरा फिगर है रिंग का। ठीक है,
एक्सिस कुछ भी ले सकते हो, मगर मेनली तो पहले सेंटर ऑफ मास से निकालना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग सब निकल सकता है। सेंटर ऑफ मास निकाल लो, सब निकाल सकते हो, A to Z सब। अब एक बात बताओ, रिंग हम ऐसे बना रहे हैं, ध्यान से समझना, यूं रिंग है ये, ठीक। इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन क्या ये रही होगी, इसी के अबाउट निकालना है। जहां मैं लिख दूं I, मतलब समझ जाना इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। सर I कैसे निकलेगा, तो सर हम एक छोटा सा मास कट कर लेते हैं कहीं पे, ये छोटा सा मास कट कर लिया। सर ये छोटा सा मास कितना रहा होगा, DM। सर कितने डिस्टेंस पे है ये, तो सर ये तो R है, अरे ये तो रेडियस है रिंग का। अच्छा सर रिंग में क्या क्या दिया होगा, तो मास दिया होगा और रेडियस दिया होगा, इसके अलावा और क्या दे सकता है, मास और रेडियस। जैसे इसमें लेंथ ब्रेथ और ये दे रहा था मास, वैसे इसमें ओनली रेडियस और टोटल मास दिया होगा, ठीक। तो मैंने एक छोटा सा DM कट किया, जो सेंटर वाली लाइन जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है उससे कितने डिस्टेंस पे पास कर रही है, R डिस्टेंस पे। तो सर एक बात बताइए, अगर मैं इस DM को दौड़ा रहा हूँ इन द सेंस मतलब एक रिवॉल्वेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, तभी तो इंटीग्रेट करूँगा, DM 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 जुड़ते 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 तभी तो पूरा आएगा। तो इसका मतलब पूरा रिवॉल्वेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, जब इसका पूरा रिवॉल्वेशन आप कंप्लीट करेंगे तो क्या एक अभी निकालें तो DI मिलेगा, पूरे का निकालेंगे तो क्या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और DI की वैल्यू कितनी होगी, तो सर DM और कितना होगा R²। बताइए इसमें वेरिएबल कौन है, सर इसमें वेरिएबल दोनों नहीं है। DM भी हर जगह काटेंगे तो सेम ही काटेंगे, और R तो हर जगह सर फिक्स रहेगा, तो सर दोनों कांस्टेंट है। तो इसमें क्या मतलब R को बाहर निकाल लें, हाँ सर R को, ये डेरिवेटिव की तरफ दिख रहा है तो इसको तो इंटीग्रेट करोगे ना भाई। DM का मतलब क्या है, DM 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 इंटीग्रेशन मतलब जुड़ के क्या M हो जाएगा। अरे ऐसे dx लिखा हूँ तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो DM 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 जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, मगर क्या पूरे रिंग के लिए मैं बोलूँ, सर्कुलर लूप के लिए बोलूँ, तो क्या ये DM क्या M हो जाएगा क्या। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं R² और ये DM का इंटीग्रेशन कर देते हैं सर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या सारे DM जुड़ के क्या टोटल M हो जाएंगे क्या, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, mR²। क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस खत्म। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए इतनी बात। अब बताइए सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग आ गया, अब बस खेल खेलना है एक्सिस बदल बदल के, ठीक है। मैं एक्सिस बदल रहा हूँ फटाक फटाक, रेडियस ऑफ जायरेशन साथ में निकालते चलिए सब। बताइए इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा, R, ठीक है। चलिए बताइए फटाक फटाक बताते रहिए सब लोग, जहां मैं I लिखूंगा उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। चलो निकालो, अभी निकालो, बहुत एक्सिस है। समझ गए होगे, सब रिंग रखा ऐसे ही है, सब रिंग ऐसे ही रखा हूँ, ठीक है। फिगर में आप चेंज कर सकते हैं, बस अब बनाइए सबका, और सबका रेडियस ऑफ जायरेशन में निकालिए एक ही बार में फटाक से। मैं अब चार्ट बनाऊंगा, ये बस कर लो उसके बाद, क्योंकि अब ऐसे डेरिवेशन देख रहे हो, ये ही तो याद रखना है आपको। तो ये तो याद रख ही लोगे, mR² रिंग का होता है। जैसे मैं पूछ दूँ डिस्क का, तो mR²/2 होता है सर। हॉलो सिलेंडर होगा तो जो रिंग का है वही उसका भी होगा, mR²। और अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो सर mR²/2 होगा। स्पेयर का बस याद रख लो, स्पेयर का याद रख लोगे, सारी कहानी हो जाएगी। बाकी एक्सिस वाला खेल तुम्हें कैलकुलेशन से ही निकालना पड़ेगा। जिसको कैलकुलेशन आ गया और जो दो थ्योरम अप्लाई करना आ गया, सब निकाल दोगे। बताओ क्या दूसरे इस तीसरे वाले का सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड हो गया, जल्दी करो टाइम नहीं है।
ठीक है, चौथे वाले का निकालो। 2mr²। ठीक है, चेक करते हैं अभी। आप निकाल लो, आप मैच करूंगा, आप देख लेना सही है कि नहीं। बाकी आ गया सबका, देखो भाई क्या इसके अबाउट पता है मुझे? अब बताओ कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये डिस्टेंस तो बस पता होना चाहिए। तो सर ये डिस्टेंस क्या रेडियस ही है क्या? अरे सेंटर से ये डिस्टेंस क्या रेडियस ही है? तो सर फॉर्मूला होता है I = ICM + MD²। देन ICM तो यही है mr², और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो क्या mr², तो क्या 2mr² होगा क्या? रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा सर? √2r होगा क्या? अरे mk², m से m कट गया, k की जगह पे 2r², k² हटाएंगे तो √2r हो जाएगा। ठीक है, इसमें आइए। अरे सर ये तो डायमीटर है, अभी तो बताए थे आप स्टार्टिंग में, डायमीटर है ना। अरे इसको देखो ध्यान से, ऐसे बना है सर्कल और उसके एकदम डायमीटर से पास हो रहा है क्या? तो सेम कहानी सर, डायमीटर है तो एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए सर, हम 2 एक्सिस और ले लें। इसमें कौन सा थ्योरम लगाएं पहले ये बताओ? परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में थोड़ा ध्यान से देखो, क्या एक एक्सिस, चलो ये जो आई दिया है इसको मैं ऐसे भी बना दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि अभी भी वो क्या है? डायमीटर ही है। अरे भाई प्लेन तो अभी भी वही है ना। देखो जैसे मान लो ये कॉपी है, ये कॉपी ऐसे रखी है, इसमें एक एक्सिस ऐसे दी गई है, ठीक है, मैं कॉपी को उठा के ऐसे घुमा दिया तो अभी भी प्लेन तो यही है ना भाई मेरे, प्लेन तो ऐसे ही बना है। ऐसा थोड़े कि मैंने कॉपी को उल्टा ऐसे नहीं किया, मैं कॉपी को उसी के प्लेन में घुमा रहा हूँ। तो सर्कल ऐसे रख लूँ, 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 कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो मैंने इसी सर्कल को ऐसे घुमा दिया आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं ऐसे ही रहने देता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, मुझे इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए, मैं एक एक्सिस ऐसे बना दे रहा हूँ। बताओ क्या ये x हो गया, क्या ये y हो गया, और क्या एक बीच से निकलेगा वो कितना होगा? z। तो IZ = क्या होगा? IX + IY। और क्या ये दोनों, देखो ध्यान से, x और y क्या दोनों डायमीटर हैं क्या? तो सर क्या ID + ID लिखेंगे, और ID + ID क्या हो जाएगा? 2ID। और सर IZ कितना है? अरे IZ जो तुम्हारी तरफ बाहर निकल रहा है वो कितना है? तो mr², और ID कितना हो जाएगा? 2ID। देन ID = कितना हो गया? mr²/2 हो गया। अब बताइए रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? तो सर r/√2। बताइए अब चौथे का। आया था भाई इतना? नहीं ना, नहीं आया था इतना, नहीं समझ में आया क्या? ये भाई ऐसे सर्कल रखा है मैंने, अभी ऐसे तो फिगर बनाया था उस वाले में, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये z एक्सिस, यही तो निकाल रहे हो। अब फिगर बस इस 3D फिगर है, अब इसमें भी बना ऐसे है, तो एक x हो गया, एक y हो गया, और ऊपर वाला z, तो ऊपर नहीं, अब इसमें तुम्हें बाहर दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, बट इसमें एक्चुअल में फिगर ऐसे रखा है तो ऊपर ही जाएगा वो, ठीक है। तो इसमें ऊपर बना, इसमें भी ऊपर बना था, तो वही मैं बोल रहा था सर्कल को थोड़ा घुमा लो, घुमाओगे तो समझ में आ जाएगा ये x है सर, ये y है। आया भाई, चौथे का आया, चौथे का मिला। बोलिएगा फोर्थ फिगर वाले का। ये ऐसे रखा है भाई सर्कल, ठीक है। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करेंगे हम? सर इस एक्सिस के अबाउट,
भाई मेरे ये क्या रेडियस डायमीटर है? डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट कितना निकाले हो? देखो वहाँ mr² बाई 2 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या md², और d की जगह पे क्या लिख देंगे? r²। तो कितना हो जाएगा? 3mr² बाई 2। सर यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। देन k की वैल्यू कितनी होगी? m से m कट गया सर, √3r बाई √2। क्या यही होगा क्या? ये रेडियस ऑफ जायस होगा। क्लियर है? बताइए कोई भी दिक्कत है? अगर आपको एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, पैरेलल परपेंडिकुलर। तो थ्योरम आप प्रैक्टिस करते जाओ 10 12 15 बार, जितना क्वेश्चन बढ़ाओगे उतना आपको। अभी क्वेश्चन पे हम आए ही नहीं है, अभी बस एक रिंग दिया हूँ मैं, ऐसे 10 रिंग दूंगा ऐसे ऐसे बना के, 4 रिंग दूंगा, 5 रिंग दूंगा, बोलूँगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। अब समझ में आएगा तब कैसे लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, क्या लगेगा। अभी तो बस कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप कर लो। बताओ डिस्क का निकालें। डिस्क में 2 डिस्क होते हैं, एक एनुलर डिस्क होता है और एक परफेक्ट पूरा डिस्क होता है। एनुलर का मतलब होता है कि बीच से थोड़ा सा काट के निकाल दो, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक की तरह होता है। तो हम डिस्क ले रहे हैं सर, डिस्क में मास दिया है m और रेडियस दिया है r। और डिस्क को भी मैं ऐसे बना रहा हूँ भाई मेरे, ध्यान से देखना, ऐसे बना दूंगा तो दिक्कत होगा समझने में, ऐसे बनाओ। चलो समझ जाना, क्या यही एक्सिस है? यही एक्सिस है। डिस्क इसलिए ऐसे बनाया हूँ क्योंकि मुझे पता है ना ये पूरा भरा होगा, डिस्क है सर, डिस्क है, ऐसे भरा होगा। अब बताइए इसमें क्या करोगे? कॉन्सेप्ट समझो, बस कॉन्सेप्ट समझो। क्या करोगे? तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रिंग था तो तुमने क्या यहाँ पे छोटा सा मास कट कर लिया था, काम चल गया था बहुत आसानी से। नहीं सर, यहाँ काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, यहाँ पे मास पूरे एरिया में फैला हुआ है, यहाँ तो है नहीं कि यहाँ काट के ऐसे ऐसे दौड़ा दोगे, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, हम यहाँ पे छोटा सा एक रिंग ही काट लेते हैं, जबकि इस वाले डिस्क का रेडियस कितना गिवन है? कैपिटल R। और जो ये रिंग लिए हो इसका रेडियस कितना ले लें? स्मॉल r। अब बताइए ध्यान से देखिए, ये जो स्मॉल r लिए हो, इसकी ये भी एक रिंग है, तो क्या इसका मास होगा? हाँ सर, छोटा सा मास होगा, कितना? dm। और सर ये जो विड्थ दिख रही है ना इसकी, ये जैसे मतलब ये बनाए हैं रिंग, तो इसकी विड्थ भी तो है कुछ। सर इसकी विड्थ कितनी है? तो इसकी विड्थ है dr या dx, कुछ भी लिख सकते हो, dr ले रहे हैं, ठीक है। r इसलिए क्योंकि कितने डिस्टेंस पे जाके कट किए हैं? r। तो ये विड्थ कितनी हो जाएगी? dr, और इसका मास कितना हो जाएगा? dm। अब सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे 0 से एकदम 0 इतना छोटा रिंग काटूँ, और फिर उसके बाद से एक रिंग इसी पे और काट दूँ, एक रिंग और काट दूँ, एक रिंग और काट दूँ, ऐसे रिंग काटते 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 क्या डिस्क बनता जाएगा क्या? क्यों भाई? डिस्क बनता जाएगा। कहाँ तक जाऊँगा? कहाँ तक जाऊँगा? 0 से स्टार्ट किया हूँ और बढ़ते 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 इस r को कितना बढ़ा दूंगा? इतना बढ़ा दूंगा कि क्या कैपिटल R के बराबर हो जाए क्या? बस क्या इंटीग्रेशन की लिमिट मिल गई है? अब तो समझ ही गए हो क्या करना है। तो सर 0 से r, ठीक है। तो सर छोटा सा पहले डी निकालिए, और डी का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? तो सर लिखेंगे dm, और इनटू में डिस्टेंस कितना है भाई मेरे? r²। क्या यही है? dm को हटाइए। पहले dm हटाने के लिए क्या सिग्मा के पास जाएंगे? सिग्मा कितना होता है सर? मास अपॉन एरिया। एरिया पूरे का बताओ एरिया, क्या पाई r² होगा क्या? कैपिटल R। अब छोटे से मास के लिए आइए, बताइए छोटे से मास के लिए आएंगे तो क्या होगा? छोटे से मास के लिए आएंगे मतलब इन द सेंस, आप ध्यान से सुनो भाई, क्या ये वाला मास रिंग वाला होगा ना?
तो क्या सिग्मा इज इक्वल टू डी एम अपॉन इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या डी एम की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा पाई आर स्क्वायर। यही है, यही है, नहीं है भाई मेरे। पाई आर स्क्वायर इस रिंग का एरिया नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो आपने रिंग बनाया है, इस रिंग का एरिया मैं बताता हूँ। इस रिंग को आप पहले खोलिए। जब आप इसको खोलेंगे तो ये एक रॉड हो जाएगा, और रॉड होगा तो उसका लेंथ होगा पाई आर स्क्वायर, और उसकी विड्थ आपने कितनी ली है? सॉरी, पाई आर लेंथ होगा टोटल। ध्यान से सुनो, 2 पाई आर होता है ना। अरे किसी सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो उसको इसको पकड़ के ऐसे खोल दोगे तो क्या ये रॉड की तरह बनेगा? रॉड बनेगा तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, और विड्थ कितना हो जाएगा? डी आर। समझे हो? तो क्या यहाँ पे एरिया जो लिखे थे डी ए, इस डी ए की जगह पे क्या लिखोगे? डी एम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2 पाई आर इंटू में क्या यहाँ से अब डी एम की वैल्यू मिलेगी? कितनी मिलेगी? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। क्या डी एम ये मिला? उठा के अब पुट करें, पुट करें, पुट करते हैं। देन डी आई इज इक्वल टू डी एम की जगह पे सर सिग्मा 2 पाई आर डी आर। आर स्क्वायर चल रहा है, जीरो से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? आर तक। थोड़ा ध्यान से देखिए, सिग्मा 2 पाई बाहर आ गया, आर और आर मिलके कितना हो गया? आर क्यू। आर स्क्वायर है और आर है, इंटू में क्या है? डी आर। जीरो से लेके कहाँ तक? आर तक। अब बताइए, इंटीग्रेशन करना आता होगा? इंटीग्रेशन आता है ना? तो कितना हो जाएगा? आर का पावर 4 अपॉन में 4, यही होगा। लिमिट सर जीरो से लेके आर तक। 2 सिग्मा पाई, सर अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर का पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट में तो जीरो ही हो जाएगा। सर ये सिग्मा हटाना है। सिग्मा हटाने के लिए क्या ये सिग्मा निकाल के बैठे हो? कितना लिखा है आपने? 2। ये सिग्मा की जगह पे कितना है? m अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इंटू में क्या है? पाई, और ब्रैकेट में कितना चल रहा है? आर का पावर 4 अपॉन में 4, यही है। क्या 2 कट गया? पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, ऊपर बचा m आर स्क्वायर और नीचे बचा है 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? अब ऐसे निकालेंगे ना, बहुत समय लग जाएगा। अब सोचो, अब स्पेयर का इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि उसमें आपको पता है 3D फिगर है स्पेयर में। अभी तो अगर हॉलो होगा तब तो ठीक है, सॉलिड आएगा तो आपको पता है कि अंदर भी सॉलिड है, तो सिग्मा की जगह वॉल्यूम वाला लेंगे, फिर उसके अंदर एक बाउल एक बाउल एक बाउल रखते 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 पूरा बनाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट अब बढ़ते ही जाएंगे, अब छोटा नहीं होने वाला है, अब डेरिवेशन बड़ा होता जाएगा। तो मैं इतना बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये सब 11th में आपको पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। अभी बस आप ये सब छोड़ दो कि आप क्या पढ़े क्या नहीं, आप बस ये पढ़े हो एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास से निकलने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? डिस्क का। अब बताओ, मैं कोई भी एक्सिस दूंगा तो आंख बंद करके निकाल सकते हो, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के। चलिए बस वही बता दीजिए, आज रहने देते हैं। तो ये जो भी फिगर नंबर है उसका पहला पार्ट था, दूसरे पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप बताइएगा। अब तो समझ गए होंगे कि ये डिस्क है सर। तुमने किस एक्सिस के अबाउट निकाला है? क्या इसके अबाउट निकाल लिया है? तो आप इसके अबाउट बता दीजिए। तीसरा फिगर आप इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए, और चौथा फिगर आप इस एक्सिस के अबाउट बताइए। जो एक्सिस बनाए हैं बस उन्हीं के अबाउट बताइए। सब में रेडियस r है, सबका मास m है।
सबका रेडियस r है, मास m है, सबका तीनों जैसे ही वो होता है। ये सब रिंग है ना, सॉरी डिस्क है, ना कि रिंग है। ये सब डिस्क हैं, ऐसे ऐसे बना सकते। जल्दी बताओ। आया? इस वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग बताइए क्या कौन सा थ्योरम लगाएं? पैरेलल। ठीक है सर, ये mr²/2 है और ये डिस्टेंस r है, तो सर mr² मतलब क्या 3mr²/2 आया है क्या? आया है भाई, समझे हो? मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, बस ध्यान से समझना है। सर इसके अकॉर्डिंग कितना आया है? mr²/2 और ये डिस्टेंस कितना है? r, तो ये d हो गया, तो md² इसमें जोड़ दो, तो md की जगह r लिख देना, mr² जोड़ोगे तो mr²/2 प्लस mr² 3mr²/2। अरे आधा और एक 1.5 हो जाएगा, तो ये 1.5 है। अगला बताइए, इसके अबाउट निकालना है। तो सर पहले हमें इस एक्सिस के अबाउट ध्यान से देखिए, क्या ये डायमीटर हो गया क्या? और सर डायमीटर हो गया तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दो डायमीटर होंगे, 2ID इज इक्वल टू क्या ये वाला होगा, तो ये कितना है mr²/2, 2 इधर चला गया, देन ID इज इक्वल टू mr²/4। आया है क्या? नहीं आया होगा तो समझ में आया है ना? ध्यान से देखो भाई, सुनो इधर क्या किया मैंने बोला डायमीटर है भाई, तो एक डायमीटर अपने मन से कोई ले लो, तो एक हो गया। ऐसे देखो मैंने फिगर ऐसे ऐसे बनाया, ये x है तो क्या ये y हो जाएगा? तो x और y दोनों डायमीटर हो गए ना, तो ID प्लस ID मतलब x प्लस y इज इक्वल टू क्या IZ होगा? तो IZ क्या ऐसे बाहर ही तो आएगा, या यही वाला तो होगा। तो सर ये तो पता है हमें mr²/2 होता है, और ये 2ID होगा, देन ID इज इक्वल टू क्या, 2 इधर चला आएगा तो 2 2 जा 4, देन mr²/4। और रेडियस ऑफ जायरेशन तो सब निकाल लेंगे ना। बताओ इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कितना आया? r/2। इसका कितना आया? √3r/√2 आएगा क्या? ऐसे करके सबका रेडियस ऑफ जायरेशन भी निकालते चलना। ये रेडियस ऑफ जायरेशन है के, ये के, ये रूट है भाई, टी मत समझ लो। ठीक है, बताइए इसका आया। अब क्या लगाएंगे इसमें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि सर डायमीटर के अकॉर्डिंग तो पता चल गया है कितना आ गया है, mr²/4 प्लस सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? r, तो क्या mr², तो क्या 5mr²/4 होगा क्या? बस खत्म। तो रेडियस ऑफ जायस कितना होगा? तो √5/2r, क्या यही होगा क्या? के की वैल्यू क्लियर है? चलिए आप थोड़ा सा घर पे वर्क करिएगा, 2 चीज़ पढ़ के आइएगा, 2 से 3 चीज़ मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। सिलेंडर में 2 हैं, हॉलो एंड सॉलिड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डेरिवेशन करके आना है, मैं आपको बस कह रहा हूँ पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, जहाँ से भी आपको समझ में आ जाए। सिलेंडर है, स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर में भी 2 है, सॉलिड है और कौन सा है? हॉलो है। ठीक है, यही 2 पढ़ के आइएगा।
सिलेंडर और स्पेयर, बाकी अब सब हो ही गए हैं, बस एक एनुलर डिस्क है। तो एनुलर डिस्क मैं आपको बता दूंगा, इन्हीं को मिला के आप एक चार्ट बना के तैयार कर लेना, याद करते रहना, पढ़ते रहना। चलिए बस आज के लिए इतना ही।